दुनिया के एक बहुत बड़े विचारक कार्ल मार्क्स की 202वीं सालगिरह है। 1818 में वो पैदा हुए थे। अभी 2 साल पहले पूरी दुनिया के लोगों ने उनकी 200वीं सालगिरह मनाई थी और आज हम भी उन्हें याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मार्क्स मानव समाज के एक ऐसे अद्भुत व्याख्याकार थे, ऐसे बड़े विश्लेषक थे कि उन्होंने न केवल दर्शन के मामले में, न केवल अर्थशास्त्र के मामले में, न केवल समसामयिक राजनीति के मामले में, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के सामने पिछले 5000 साल से जो बहुत सारे प्रश्न थे जो अनसुलझे थे, जिनका कोई रास्ता समझ में नहीं आता था, जिनका कुछ विश्लेषण के टूल्स नहीं थे, उन सब के मामले में उन्होंने एक नए तरीके का विज्ञान दिया। वो राजनीतिक प्राणी माने जाते हैं, लेकिन दरअसल वो एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने पूरी दुनिया को पिछले 5000 वर्षों में जो मंथन हुए हैं, जो चिंतन हुए हैं, उन चिंतनों और मंथनों के आधार पर पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की, उन वैज्ञानिक नियमों को खोजने की कोशिश की जिनकी वजह से पृथ्वी में गति होती है, पदार्थ में गति होती है, जिनकी वजह से समाज में गति होती है और जिनकी वजह से समाज विकसित होता है। और इसीलिए वो आज 173 साल बाद भी ऐसा लगता है जैसे बहुत ताजे ताजे हैं। इसीलिए आज 173 साल बाद भी, उनके जाने के 137 साल बाद भी हमें ये महसूस होता है कि वो जैसे आज की बात कह रहे हैं। 17 मार्च 1883 को उन्हें लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में दफन किया गया था। उनका देहांत 14 मार्च को हो गया था, लेकिन उनके पूरे दुनिया भर के मित्रों को वहां पर इकट्ठा होना था, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। और वो लोग जो दफनाने के लिए गए थे लंदन में हाईगेट कब्रिस्तान में, उन दफनाने गए हुए लोगों के बीच में उनके अभिन्न मित्र और इस विचारधारा को जिन्होंने उनके साथ मिलकर पैदा किया, उन फ्रेडरिक एंगल्स ने एक भाषण दिया था। बहुत ही संक्षिप्त भाषण है, आप लोग अगर गूगल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, हिंदी में भी है, अनुवाद हो गया है उसका। और उन्होंने भाषण देते हुए एक बात कही थी कि आज भले ही उनको दफनाने के लिए हम गिनती की संख्या में 11 या 14 लोग आए हैं, लेकिन आने वाली दुनिया ऐसी होगी जब दुनिया या तो मार्क्स के साथ होगी या मार्क्स के खिलाफ होगी। मार्क्स की अनदेखी करके इस दुनिया का आगे वाला जीवन नहीं चलने वाला। ये कोई भावुकता में दिया गया, किसी मित्र के दिवंगत होने के बाद भावुकता में दिया गया भाषण नहीं था, बल्कि आज यथार्थ के रूप में हमारे सामने आ रहा है कि 1883 में उनके दफनाए जाने के बाद भी आज वो हमारे बीच में उसी तरीके से ताजे बने हुए हैं, उसी तरीके से प्रामाणिक बने हुए हैं। मार्क्स ने हमें ये सिखाया है, जिस सीखे के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स हमारी श्रद्धा नहीं है, मार्क्स हमारी आस्था नहीं है, मार्क्स हमारे कुल देवता नहीं है कि उनके जन्मदिन पर और उनके निर्वाण की तिथि पर या किसी खास तिथियों पर हम मार्क्स की तस्वीर लटकाएंगे, उसके बाद उस पर माला पहनाएंगे और बहुत आदर के साथ उनको याद करेंगे। नहीं, खुद मार्क्स ने यह कहा था कि दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, एक परिवर्तन के नियम को छोड़कर। खुद मार्क्स ने यह कहा था कि सवाल उठाओ। खुद मार्क्स ने यह कहा था कि तथ्यों के जरिए सत्य तक पहुंचने के लिए उन औजारों को काम में लाओ जो विश्लेषण के वैज्ञानिक औजार हैं। इसलिए आज अगर हम 202 साल के मार्क्स को याद कर रहे हैं तो वो कोई श्रद्धा की वजह से याद नहीं कर रहे हैं, कोई उनके प्रति आस्था की वजह से याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद उस तरीके से याद करना चाहते हैं जिस तरीके से अगर वो होते तो आज की दुनिया की परिस्थितियों को अपने टूल्स पर कसने की कोशिश करते हैं। मार्क्स ने ये कोई नई बात नहीं कही थी, बल्कि मार्क्स ने खुद अपनी किताबों में इस बात को लिखा है कि मैंने नया कुछ नहीं दिया है। मैंने उस जमाने का जो विकसित भौतिकवाद था, जो यांत्रिक भौतिकवाद में बदल गया था, वो फ्रांस के भौतिकवाद को लिया है। दर्शन जो जर्मनी का दर्शन जो काफी विकसित हो चुका था, वहां से द्वंद्ववाद को लिया है। और राजनीतिक अर्थशास्त्र, चूंकि पूंजीवाद का उद्योग घरानों का पहला विकास ब्रिटेन में हुआ था, इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र मैंने ब्रिटेन के विचारकों से लिया है।
और उन्होंने लिखा था कि पिछले 5000 साल में जितने भी मनुष्यों ने चिंतन किया है, उन चिंतन का जो जोड़ है, उस जोड़ को सुव्यवस्थित तरीके से रखने का काम मैंने किया है, मैंने नया कुछ नहीं किया। ये उनका बड़प्पन था, हालांकि नया उन्होंने बहुत कुछ दिया था। वरना ये बात जो कह रहे हैं कि तथ्यों से सत्य तक पहुंचो, वो बात केवल मार्क्स ने नहीं कही। मार्क्स के पहले बुद्ध ने भी यही कहा था। मार्क्स के पहले इस देश में भारतीय जमीन पर जो दर्शन पैदा हुए हैं, षड दर्शन, उनमें से 6 दर्शन में से 3 दर्शनों में से कपिल ने भी यही कहा था अपने सांख्य दर्शन में, कणाद ने भी यही कहा था अपने वैशेषिक दर्शन में, गौतम अक्षपाद ने भी यही कहा था अपने न्याय दर्शन में, और तो और जिन्होंने सबसे पहले औषधियां खोजने का काम किया वो भी बुद्ध के काल में पैदा हुए थे, चरक। उन्होंने भी एक बहुत मार्के की बात कही थी कि ये शरीर जो है वो इसी पृथ्वी पर मिलने वाले पदार्थों से मिलकर बना है। इस शरीर में अगर कोई बीमारी पैदा होती है तो वो किसी पदार्थ की मात्रा के कम या बढ़ जाने की वजह से होती है। उसे अगर ठीक करना है तो उस पदार्थ की कमी या बेशी को संतुलित करना होगा। इसके लिए किसी ऊपर वाले के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ है समस्या वो यही है, उसको यहीं पर ढूंढना होगा। तो आज हम 202वीं सालगिरह पे मार्क्स को खुद मार्क्स की कसौटी पर कसकर जांचना चाहते हैं। आस्था की वजह से नहीं, श्रद्धा की वजह से नहीं, बहुत कड़ाई के साथ हम मार्क्स को मार्क्स की कसौटी पर कसकर जानना चाहते हैं, क्योंकि 172 साल पहले एक 48 पेज का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र नाम की किताब फ्रेडरिक एंगल्स और मार्क्स ने मिलकर लिखी, और उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में अब तक जिस तरीके का विकास हुआ है वो इस तरीके से हुआ है, और आगे आने वाले दिनों में दुनिया इस ओर जाएगी और उसका तरीका ये होगा। ये किताब 172 साल पहले 1848 में लिखी गई थी। क्या वो 2020 में वैध है, प्रासंगिक है? एक किताब जो 1867 में लिखी गई थी जिसका नाम था दास कैपिटल, वो 153 साल पहले लिखी हुई पूंजी नाम की किताब उस वक्त के पूंजी के व्याख्या करती है, विश्लेषण करती है और पूंजी के बारे में कुछ नियमों को प्रस्तुत करती है। क्या वो किताब आज 2020 में उसकी जो धारणा है, उसकी जो प्रस्तावना है, क्या वो वैध है? हमें इसकी जांच करनी होगी। और जैसे कि मैंने कहा कि तथ्यों से सत्य की ओर जाना होगा, इसलिए हालांकि विज्ञान के नियम, आर्किमिडीज का जो नियम था वो कितना पुराना है इस हिसाब से तय नहीं होता। केपलर ने जो खोज की थी, ब्रूनो ने जो खोज की थी, न्यूटन ने जो खोज की थी, आइंस्टीन ने जो खोज की है, ये खोजें जो विज्ञान की खोजें, उनकी कोई उम्र नहीं होती। वो एक तरीके के अनुसंधान होते हैं, एक तरीके के आविष्कार होते हैं। उनको अपडेट किया जा सकता है लेकिन उनको खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहने के बाद भी एक बार हमें ये देखना पड़ता है कि विज्ञान का नियम आज की तारीख में खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। और इसीलिए हम 5 बिंदुओं पर जो मार्क्स की प्रस्तावनाएं थी, उन बिंदुओं को आज की कसौटी पर आंकने की कोशिश करेंगे, आज उनकी सालगिरह मनाते हुए। और हम ही याद नहीं कर रहे हैं मार्क्स को, इस कोरोना के समय में पूरी दुनिया मार्क्स को याद कर रही है। बहुत बेइंतहा शिद्दत के साथ याद आ रहे हैं मार्क्स, जो देख रहे हैं कि आज पूंजी ने अपनी लूट के जरिए पूरी दुनिया की, पूरी पृथ्वी की, पूरी प्रकृति की, पूरी मानवता की किस कदर दुर्गति करके रखी है। तो पहली बात जो मार्क्स ने कही थी, जिस पर अपन उनको आंकना चाहते हैं, वो मार्क्स ने ये कहा था कि ये जो पूंजी की हवस है, पूंजी का जो अपने आप को बढ़ाने के लिए उसकी जो लिप्सा है, वो लिप्सा इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो पूरी की पूरी प्रकृति को रौंद के रख देती है। आज हम देख रहे हैं नदियां सूख गई हैं, जंगल नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, पूरी धरती को खोद कर रख दिया गया है, और इस तरीके से अव्यवस्थित और अराजक तरीके से पूरी पृथ्वी की प्राकृतिक संपदाओं का दोहन किया जा रहा है कि पूरी इकोलॉजी बिगड़ के रख गई है। दुनिया में बहस चलती है जिसको वो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया गर्म हो रही है, वायुमंडल का तापमान जो बढ़ रहा है, मौसम का तापमान बदल रहा है, उसके खतरे होने वाले हैं। लेकिन ये केवल ग्लोबल वार्मिंग की इंटेलेक्चुअल डिबेट का सवाल नहीं है। हम अपनी आंखों के साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से मुनाफा कमाने के लिए, तात्कालिक लाभ कमाने के लिए
इस कदर उन्होंने पूरी दुनिया भर को रौंद के रख दिया है कि आज प्रकृति खतरे में है, आज इकोलॉजी खतरे में है। और केवल इकोलॉजी खतरे में नहीं है, जिसका नतीजा ये कोरोना का वायरस है। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति के साथ सहजीवन करने वाले जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे जंगलों में रहने वाले प्राणी हो, वो चाहे पानी में रहने वाले प्राणी हो, वो चाहे आंखों से न दिखने वाले बैक्टीरिया और वायरसेज हो, इनके बीच में भी इस प्रकृति के परिवर्तन की वजह से कुछ परिवर्तन होते हैं जिन्हें म्यूटेशन कहते हैं। उन म्यूटेशन की वजह से जो सांघातिक नहीं होते, जो घातक नहीं होते, जो जानलेवा नहीं होते, वो भी जानलेवा बन जाते हैं। और उस तरीके के म्यूटेशन हो रहे हैं, जिस म्यूटेशन के नतीजे के रूप में आज ये 2019 में दिसंबर के महीने में खोजा गया ये कोविड-19 है, कोरोना का वायरस है। ये सारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते करते आज उन्होंने पूरी की पूरी प्रकृति और पृथ्वी को खतरे में डाल दिया है। और केवल इतना ही नहीं किया, बल्कि प्रकृति की जो सबसे अनमोल कृति है मनुष्य, उस मनुष्य को भी अपने मुनाफे के चक्कर में कहां पर लाकर रख दिया है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, ज्यादा विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय अपने पास बहुत ज्यादा नहीं है। और वो उदाहरण ये है कि आज स्लॉटर हाउस में, कसाई खानों में एक बकरी को पालने के लिए उसे पूरे दिन भर में जितनी कैलोरी खुराक दी जाती है, एक मुर्गी को पोल्ट्री फार्म में पालने के लिए जितनी कैलोरी की खुराक दी जाती है, उतनी कैलोरी की खुराक इस देश में रहने वाले 50% आबादी के बच्चों को नहीं मिल पा रही है। और नतीजा ये निकल रहा है कि न केवल उनके शरीर का और बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा, स्टंटेड रह जा रहे हैं, बल्कि नतीजा ये निकल रहा है कि कोरोना वायरस तो बहुत बड़ी बात है, अगर मच्छर के जरिए मलेरिया का बैक्टीरिया भी उनके शरीर में पहुंच जाता है तो उसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। ये कड़वा यथार्थ आज हमारे सामने है। और इसीलिए मार्क्स ने उस जमाने में जो कहा था कि ये जो पूंजी है, वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जब कहते हैं ये पूंजी अपनी हवस में देशों की सीमाओं को लांघती है, प्राकृतिक संतुलन की सीमाओं को लांघती है और अंततः मानवता को और पूरी की पूरी पृथ्वी को खतरे में डाल देती है। आज उनके जाने के इतने वर्षों के बाद भी, 137 वर्षों के बाद भी हम ये याद कर रहे हैं कि वो हमारी आंखों के सामने स्पष्ट है। मार्क्स पहले आदमी थे जिन्होंने पूंजी के चेहरे पर चढ़े हुए मुखौटे को उतारा था। उस जमाने में बड़ा जोर दिया जाता था कि ये मानवता का कल्याण लेकर आएगी, ये लोकतंत्र लेकर आएगी, ये आजादी लेकर आएगी, ये रोजगार लेकर आएगी, ये समाज को समृद्ध बनाएगी। मार्क्स ने कहा था कि ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, ये केवल अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए आती है। ये अंततः जब अपनी पूरी हवस के साथ दौड़ेगी तो पूरे दुनिया भर में विनाश फैलाएगी, दुनिया भर में बेरोजगारी फैलाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा बेरोजगारी होगी उतना ही उसे सस्ता मजदूर मिलेगा, इसलिए बेरोजगारी फैलाएगी। ये लोकतंत्र लेकर नहीं आएगी, ये लोकतंत्र के मुखौटे में तानाशाही लेकर आएगी, ये समृद्धि लेकर नहीं आएगी बल्कि गरीबी लेकर आएगी, और ये आजादी लेकर नहीं आएगी, व्यक्ति की और देशों की गुलामी लेकर आएगी। मार्क्स के गुजरे हुए वर्षों में और आज की तारीख में भी हम इस बात को देख रहे हैं कि पूंजी अंततः लोकतंत्र को नियंत्रित करके ही अपने मुनाफे को बढ़ा सकती है, इसलिए लोकतंत्र पर हमले किए जा रहे हैं, तानाशाही लाई जा रही है। व्यक्ति को गुलाम बनाकर, व्यक्ति को दास बनाकर ही उसे मजबूर किया जा सकता है, इसलिए उसके सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को, ट्रेड यूनियन राइट्स को, मानव अधिकारों को संकुचित किया जा रहा है। और केवल व्यक्तियों तक ये मामला सीमित नहीं है, जो बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के इशारे पर चलने वाली महाशक्तियों वाले देश है, खासतौर से अमेरिका, वो आज पूरी दुनिया भर के दूसरे देशों को अपने शोषण का जरिया, अपनी लूट का जरिया बना के उनको भी गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्क्स ने जो पूंजी के इस कल्याणकारी मुखौटे को उतार कर पूंजी के वास्तविक दानवी चेहरे को स्पष्ट किया था, आज 2020 में उससे ज्यादा साफ और क्या छवि हो सकती है हमारे पास। आज हम अपनी नंगी आंखों के साथ देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने शक्ति का इस्तेमाल करके छोटे देशों की आजादी को भी हड़पने की कोशिश कर रही है और देशों के अंदर जनता की आजादी को भी हड़पने की कोशिश कर रही है। मार्क्स ने एक और काम किया था पूंजी के बारे में। मार्क्स ने ये किया था कि पूंजी का जो आदमखोर चरित्र है
उस आदमखोर चरित्र को भी उन्होंने उजागर किया था। जब वो कैपिटल लिख रहे थे, जब वो पूंजी लिख रहे थे, मार्क्स की एक खास विशेषता थी कि मार्क्स कभी भी एयर कंडीशन कमरों में बैठकर और बहुत सुविधाजनक तरीके से स्टडी करते हुए खोजें नहीं करते थे। मजदूरों के बीच में रहते थे, मजदूरों को संगठित रहते थे और गरीबी की जीवन की वजह से खुद भी 2 कमरे के मकान में अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ और यदा कदा आने वाले मेहमानों के साथ रहा करते थे। उनका बड़ा निकट संपर्क था मजदूर के साथ, मेहनतकश के साथ। उनका एक दोस्त था मजदूर जिसका नाम था टीजे डनिंग। तो जब वो पूंजी लिख रहे थे, और ये जो डनिंग साहब थे वो ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेता भी थे और कारखाने में काम करने वाले मजदूर भी थे, जब वो पूंजी नाम की किताब लिख रहे थे, दास कैपिटल, तो उसने उनके लिए चिट्ठी लिखी और उसने बताया कि मार्क्स पूंजी किस तरीके से काम करती है मैं बताता हूं तुम्हें। वो चिट्ठी उन्होंने अपने दास कैपिटल में पूंजी की किताब में छापी भी है। और उस टीजे डनिंग ने ये कहा था कि ये पूंजी के साथ ये समस्या है कि उसको अगर 10% मुनाफा कहीं भी होता हुआ दिखता है तो वो भाग जाती है, तुरंत चली जाती है। 20% मुनाफा कहीं अगर दिखने लगे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और अगर मुनाफा कहीं 100% होने के आसपास हो तो वो मानवता का, मनुष्यता का, इंसानियत का ऐसा कोई नियम नहीं है जिस नियम को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं। और कहीं अगर 300% का मुनाफा होने लगा, ये डनिंग ने लिखा, जो पूंजी में लिखा में छापा भी है, तो 300% के मुनाफे के लिए वो कोई भी कानून तोड़ सकती है, कोई भी जोखिम ले सकती है, अपने मालिक को फांसी पे चढ़ाने की जोखिम लेने के लिए भी तैयार हो जाती है। इसका उद्देश्य केवल ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। अगर महामारियां फैलाने में मुनाफा है तो महामारियां फैलाई जाएंगी, अगर भूखमरी में मुनाफा है तो भूखमरी लाई जाएगी। और ये 2020 के साल में हम अपनी नंगी आंखों के साथ देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूंजी का पूरा आदमखोर चरित्र जो है वो हमारे सामने। मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा आपको, ज्यादा नहीं। एक तो अमेरिका को देख लीजिए, कोरोना फैला हुआ है, वहां के जो वायरोलॉजिस्ट हैं, उन वायरोलॉजिस्ट ने, जो डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत खतरनाक समय में आ गए हम लोग। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें अमेरिका में कोरोना से हो सकती हैं, लेकिन लॉकडाउन नहीं है। वहां के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, कॉरपोरेट हैं, जिनके परिचय में ये लिखा जाता है कि वो फिलेंथ्रोपिस्ट है, लोकोपकारी हैं, परोपकारी हैं। उन परोपकारी महाशय ने ये कहा कि कुछ हजार लोगों के मरने से जो नुकसान होगा, उससे ज्यादा नुकसान उद्योगों को बंद करने से होगा, इसलिए चलने दो, मरते हैं लोग तो मरने दो। ये है पूंजी का आदमखोर चरित्र। इसलिए मेट्रो रेल में काम करने वाले अमेरिका के जो कर्मचारी हैं, उनको कोरोना का संक्रमण हो रहा है, वो खतरे में जा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन मेट्रो बंद नहीं होगी, उद्योग धंधे बंद नहीं होंगे, काम बंद नहीं होगा, क्योंकि उद्योग धंधों को चलना ज्यादा जरूरी है कुछ हजार, कुछ लाख लोगों के मरने की तुलना में। उद्योग धंधों के चलने का मतलब मुनाफे का आना जरूरी है। तो ये जो आदमखोर है, पूंजी की लिप्सा, मुनाफे की लिप्सा, मार्क्स ने उस जमाने में कहा था कि ये दुनिया के किसी नियम को नहीं मानती, अपने मालिक की गर्दन दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाती है, तो दूसरों को मारने में तो उसको मजा ही आएगा, लाभ ही होगा। और हमारे यहां क्या हो रहा है? पीपीई नहीं है, मास्क नहीं है। 22 मार्च को पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था, लॉकडाउन किया गया था, और 24 मार्च तक हमारे देश से वेंटिलेटर्स, मास्क और पीपीई एक्सपोर्ट हो रहे थे दुनिया के दूसरे देशों के लिए, क्योंकि उसमें मुनाफा था। भारत की जनता की फिक्र किए बिना, और एक्सपोर्ट कोई अपने आप नहीं करता कि अपने यहां कोई बैंगन पैदा किए और डलिया में रख के ले गए और बेच आए। एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार का सील सिक्का जरूरी होता है। तो जो प्रधानमंत्री जी 22 मार्च को प्रवचन दे रहे थे कि हमें जनता कर्फ्यू लगना है और थाली बजाना है और लोटा बजाना है और बाल्टी बजाना है, वही अपने कॉरपोरेट की कंपनियों को और व्यापारियों को मुनाफा दिलवाने के लिए हिंदुस्तान में बने हुए वेंटिलेटर्स, पीपीई और मास्क की एक्सपोर्ट करवा रहे थे। और अभी भी उस पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। 30 जनवरी को पहला केस आ गया था। 25 जनवरी से केरल की सरकार ने प्रतिबंधात्मक उपाय शुरू कर दिए थे, पहले प्रकरण के आने के पहले।
फरवरी के दूसरे सप्ताह तक दुनिया के 40 देशों ने अपने यहां पर आने जाने वाले तमाम सारे हवाई जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दी थी। लेकिन हमारे 24-25 फरवरी में हम नमस्ते ट्रंप का आयोजन कर रहे थे। हजारों की संख्या में अमेरिकी यहां पर आ रहे थे और वो जिन जिन 3 शहरों में गए हैं, कोरोना हॉटस्पॉट के नक्शे को उठाकर देख लीजिए। अहमदाबाद आपको टॉप नंबर पे मिल जाएगा, दिल्ली मिल जाएगा आपको, और आगरा मिल जाएगा। जह जह पांव पड़े ट्रंपन के, तह तह बंटा ढार। हम कोई लॉकआउट नहीं करते, हम कोई लॉकडाउन नहीं कर रहे थे, हम कोई प्रतिबंधात्मक उपाय नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो तिकड़म के साथ अभी मुख्यमंत्री बने हैं, वो जब मुख्यमंत्री बने तो बोले कोरोना वोरोना क्या होता है। और आज स्थिति है कि मध्य प्रदेश बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे जबलपुर हो, पूरे मध्य प्रदेश में तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं, और केवल बढ़ नहीं रहे हैं, जांचें भी नहीं हो रही हैं। तो पूंजीवाद अपने मुनाफे के लिए पूरी जनता की जिंदगी को भी दांव पे लगा सकता है, हमने देख लिया। और केवल इतना ही नहीं देखा, भूख से मर रहे हैं लोग, बिल बिल आ रहे हैं लोग, उनके पास तक राशन नहीं पहुंचेगा, सरकार के पास पैसा नहीं है। वो प्रवासी मजदूर जो 40-40 दिन से फंसे हुए हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनसे किराया वसूल आ जाएगा। ये बीमारी पैदल चल के नहीं आई है, ये बीमारी हवाई जहाज से आई है। लेकिन हवाई जहाज से जो दूसरी देशों में फंसे हुए तुलनात्मक रूप से बेहतर आर्थिक स्थिति वाले जो लोग थे, उन लोगों के लिए हवाई जहाज से उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। हमारी सरकार ईरान से लेके आई, इराक से लेके आई, बगदाद से लेके आई, ऑस्ट्रेलिया से लेके आई। लेकिन जयपुर से अगर पटना जाएगा हमारा प्रवासी मजदूर, तो उससे 4,500 रुपए का बस का किराया वसूल किया जाएगा, 4.5 रुपए किलोमीटर की दर से, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। अगर कहीं और से त्रिवेंद्रम से चलकर अगर वापस अगर मजदूर जाएगा, तो हमारा रेलवे का जो डिपार्टमेंट है वो उनसे किराया वसूल करेगा। तो ये जो पूंजी है, वो पूंजी का जो रुख है, वो मानवीय आपदाओं के दौरान भी हमारे सामने पूरी तरीके से आ जाता है, जो हम अभी देख रहे हैं। भूख का समाधान नहीं है, लॉकडाउन की वजह से जो 14-15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उनकी जिंदगी का समाधान नहीं है, लेकिन पूंजीपतियों के लिए खजाना है। इस एक महीने के दौरान जिस तरीके से कॉर्पोरेट, क्या जब अगली बार उनकी बैलेंस शीट आएगी 11 महीने बाद, तब आपकी जानकारी में आ जाएगा कि वो इस दौरान भी मुनाफा कमा रहे थे। लोग मारे जा रहे थे, लेकिन उनका मुनाफा बढ़ता जा रहा था। यही तो पूंजीवाद है। यही तो मार्क्स ने कहा था कि ये किसी भी कीमत पर जाती है। उदाहरण के लिए ये फसल का मौसम है, मध्य प्रदेश के किसानों की, राजस्थान के किसानों की भी फसल कटकर आ गई होगी। कल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। मध्य प्रदेश में मंडियां खुली नहीं, नाम के लिए खुली, और खुलने के बाद भी अब हमारी सरकार ने मंडी एक्ट में 7 संशोधन कर दिए, और 7 संशोधन करने के बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं वो सीधे गांव-गांव जाकर खरीद करेंगी। अब जो आड़तिये हैं वो सीधे गांव-गांव जाकर खरीद करेंगे, और वो किस दाम पर खरीद रहे हैं? पूरे मध्य प्रदेश के कम से कम 8 जिलों से सूचनाएं आई हैं आज की कम से कम 30 से 40% कम दर पे, एमएसपी से कम रेट पर खरीदारी की जा रही है, और कोई उनकी आवाज को सुनने वाला नहीं है। तो ये आपदा के समय में, महामारी के समय में भी, विपदा की समय में भी कमाने से चूकते नहीं हैं। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि पूरी निर्लज्जता के साथ हिंदुस्तान के किसानों का, हिंदुस्तान के मजदूरों का, इस देश के बेरोजगारों का, उन तमाम सारे नागरिकों का शोषण किया जा रहा है जिन्हें इस कोरोना के समय आपदा की आवश्यकता थी। उन्हें देने के लिए उनके पास क्यों नहीं? क्यों करते हैं ये? मार्क्स ने इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी की है। पूंजीपति जितना कमाता है उसका इस्तेमाल अपने जीवन में कभी नहीं कर सकता। एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए जिनका नाम था मैक्सिम गोर्की। वो क्रांति के बाद अमेरिका की सैर करने के लिए गए थे, देखने के लिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीवादी देश कैसा चलता है। वहां पर उन्होंने रॉकफेलर के साथ मुलाकात की, और रॉकफेलर से मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक छोटा सा वृत्तांत लिखा है, कहीं मिले तो पढ़िएगा, लेकिन मैं उसका उदाहरण आपको देशी दे रहा हूं कि 31 मार्च 2020 को मुकेश अंबानी की जो दौलत उन्होंने सरकार को, मतलब जो अपने रिकॉर्ड में बताई है, एसेट्स और संपत्ति, वो संपत्ति है 48 अरब डॉलर। आज की तारीख में हमारे यहां जो डॉलर की और रुपए की जो एक्सचेंज रेट है, वो एक्सचेंज रेट
है 76 रुपए 83 पैसे का एक डॉलर है। अगर इस हिसाब से इस डॉलर को रुपयों में तब्दील किया जाए तो कुल मिलाकर ये होती है 3,687 अरब 83 करोड़ रुपया। अपनी समझ में नहीं आएगा, ये बहुत पैसा है। इसको समझने का एक आसान फार्मूला है कि अगर मुकेश अंबानी जी रोज अपने ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्च करें, हालांकि इस देश की 79% जनता अपने ऊपर 20 रुपया रोज खर्च कर करती है, ऐसी एक रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन ये 20 को छोड़िए, ये अपने ऊपर 1 करोड़ रुपया रोज खर्च करें और आज से 100 साल तक जिए तो इन्हें 10 जन्म लेने पड़ेंगे, तब ये अपना आज इकट्ठा किया हुआ पैसा खर्च कर पाएंगे। और अगर भारत की जनता की जो औसत आयु है, उस औसत आयु के हिसाब से अगर ये 70 साल तक जीते हैं तो इनको कम से कम 16 जन्म लेने पड़ेंगे। जो पैसा खुद के लिए खर्च नहीं कर पाओगे, जिस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, उससे क्यों कमाना चाहते हो? इसलिए कमाना चाहते हैं कि उस पूंजी की दम पर वो अपने वर्चस्व को चलाना चाहते हैं। उस पूंजी की दम पर कुछ राजनीतिक पार्टियों को जिताकर, कुछ नेताओं की छवि बनाकर बाद में उन्हें अपनी नोट छापने की मशीन पर प्रिंटर की नौकरी देना चाहते हैं। और इसीलिए ये जो पूंजीवाद है, वो पूंजीवाद केवल उसका संपत्ति का और जनता की मेहनत की, खून पसीने की कमाई का केंद्रीकरण नहीं है, एक जगह पर इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि वो एक तरीके से अपराध है, एक जगह पर इकट्ठा करके बाकी की पूरी जनता को मारने की कोशिश। ठीक यही अपराध है जिसने आज पूरी दुनिया में भयानक संकट पैदा कर दिया है, भयानक असंतुलन पैदा कर दिया है। और ठीक यही खोज थी जो मार्क्स ने 1867 में छपी हुई अपनी किताब दास कैपिटल में बताई थी कि पूंजी किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से मनुष्यता के खिलाफ। आज 2020 में उनकी कई बातें सही साबित हुई हैं। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरे कहने से तो नहीं चलेगा। दुनिया के 10 बड़े अर्थशास्त्रियों ने अभी 2 साल पहले न्यूयॉर्क में एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। उनमें से एक भी मार्क्सिस्ट नहीं था और उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके ये कहा था कि ये नवोदार की नीतियां, ये साम्राज्यवादी वैश्वीकरण की नीतियां पूरी दुनिया की मानवता को ही नहीं, पूरी पृथ्वी को खतरे में डाल रही हैं। अगर इस रास्ते को नहीं बदला गया, अगर समाजवाद के रास्ते पर नहीं चला गया, और आज अमेरिका में समाजवाद के नारे उठ रहे हैं, ब्रिटेन में भी समाजवाद के नारे उठ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों के साथ उसको देख लिया। उनकी तो छोड़िए, एक बहुत बड़े दार्शनिक है जिनका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा। 1991 में जब सोवियत यूनियन में से कम्युनिस्ट पार्टी का राज गया था और समाजवाद को धक्का लगा था, उन्होंने एक थीसिस दी थी और ये कहा था कि अब तो दुनिया में इतिहास का अंत हो गया, एंड ऑफ द हिस्ट्री। इतिहास मतलब अब ये जो व्यवस्था है वही व्यवस्था चलेगी, थोड़ा बहुत सुधार उधार होता रहेगा, लोकतंत्र बढ़ता रहेगा, समृद्धि बढ़ती रहेगी, लेकिन व्यवस्था यही चलेगी। अब कोई समाजवाद नहीं आएगा। पूरी दुनिया के पूंजीवादी अखबारों ने उनको बड़े हाथों हाथ लिया, फोटो छपे, इंटरव्यूज हुए, किताबें निकल कर आई और सबने कहा कि अब तो मार्क्सवाद की और समाजवाद का अंत की घोषणा इतने बड़े दार्शनिक ने कर दी है। अभी 2 साल पहले उन्होंने दोबारा एक किताब लिखी और उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती थी कि 1991 में मैंने ये बात कही थी। अब समाजवाद की आवश्यकता है, क्योंकि समाजवादी केवल मनुष्यों को नहीं, अब पृथ्वी खतरे में पड़ गई है। पृथ्वी को भी बचाने का काम केवल समाजवाद ही कर सकता है। ये बात उन्होंने कही। तो दुनिया के हर पढ़े लिखे व्यक्ति, दुनिया का हर समझदार व्यक्ति इस बात को बोलने के लिए मजबूर है कि अब अगर कोई रास्ता है तो वो रास्ता केवल समाजवाद का रास्ता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2020 में मार्क्स पुराने नहीं पड़े हैं, बल्कि 2020 में मार्क्स इस दौरान पूंजीवाद के खतरनाक विकास के नतीजे के रूप में और भी ज्यादा असरदार तरीके से, प्रामाणिक तरीके से हमारे उभर कर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस यंत्र की वजह से आवाज में कुछ सुधार हुआ होगा। और तो ये पहली बात तो ये कि उन्होंने जो पूंजी की व्याख्या की थी और पूंजीवाद की जो व्याख्या की थी वो पूरी तरीके से हमारे सामने सही निकल कर आई है। दूसरी बात है कि पूंजीवाद एक संकट के बाद दूसरे संकट में जाता है, इसके पास कोई रास्ता नहीं है। और ये हम देख रहे हैं
मार्स के जाने के बाद से पहला विश्व युद्ध हम लोगों ने देखा, दुनिया के बंटवारे के लिए हुआ, लेकिन पहले विश्व युद्ध में दुनिया को बांटने के बाद भी फिर दुनिया के साम्राज्यवादियों की हवस पूरी नहीं हुई, उनका संकट दूर नहीं हुआ। दूसरा विश्व युद्ध हम लोगों ने देखा, और अब उसके बाद आज के दिन में जिस तरीके से एलपीजी का त्रिशूल लेके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की नीतियों को लेकर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं दुनिया भर पर, उससे उनका कोई समाधान निकल रहा है क्या? कोई रास्ता निकल रहा है क्या? नहीं निकल सकता, क्योंकि पूंजीवाद एक संकट से निकलने के लिए जो रास्ता अख्तियार करता है वो उसे दूसरे संकट में ले जाता है। यही तो मार्क्स ने कहा था। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी एक उदाहरण के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो 2008 का संकट, जिस 2008 के संकट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और आज भी अमेरिका उससे पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से अमेरिका की 116 से ज्यादा बैंकें डूब गईं। वो 2008 का संकट क्यों पैदा हुआ था? वो 2008 का संकट पैदा हुआ था इसलिए कि हाउसिंग कंपनियों ने इतने सारे मकान बना लिए थे, लेकिन उन मकानों को खरीदने वाला कोई नहीं था। लोगों की जेब में पैसे नहीं थे, सरकार उनकी थी, राष्ट्रपति उनके थे, उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर आदेश निकलवा दिया कि भाई बिना किसी मजबूत गारंटी के भी बैंकें अगर लोन देती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मकान ले लें लोग बाग। लोगों ने लोन ले लिया, चुकाने के लिए किश्तें नहीं थी, कंपनियों के मकान बिक गए, कंपनियों का पेमेंट हो गया, लेकिन बैंकें डूब गई। अब बैंकें डूब गई तो पूरे का पूरा एक नया आर्थिक संकट आ गया। उससे बाहर निकलने के लिए सरकार ने क्या किया? उससे बाहर निकलने के लिए सरकार ने यह किया कि बैंकों को पैसा दिया, बैंकों के मालिकों को पैसा दिया, बेल आउट पैकेज जिसको कहते हैं। और बेल आउट पैकेज के लिए क्या किया? बेल आउट पैकेज के लिए जनता पे जो खर्चा किया जाता था, उनके मेडिकल पर, उनकी एजुकेशन पर, उनकी सब्सिडी पर, उसको वापस ले लिया। नतीजा क्या निकला? जिनकी जेब में पहले से ही पैसा नहीं था, उनकी जेब में और भी पैसा कम हो गया। तो वो जो भी समाधान निकालते हैं, वो समाधान से निकालने के बाद वो एक नए संकट में फंसते हैं। एक जोरदार घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है और जो अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार भी रह चुके हैं, दो राष्ट्रपतियों के। उनका नाम है जोसेफ स्टिग्लिट्ज। वो एक बार एक मार्क्सवादी इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम से मिले और उन एरिक हॉब्सबॉम से उन्होंने कहा कि यार ये तुम्हारा बुड्ढा कितना समझदार आदमी था, जिसने 150 साल पहले हमें ये बता दिया था कि हम किस तरीके के अपराध करने वाले हैं और दुनिया किस तरीके से खतरे में पड़ने वाली है। एरिक हॉब्सबॉम ने पूछा कौन? बोले वो कार्ल मार्क्स। और जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने कहा कि मैं आजकल पढ़ रहा हूं दास कैपिटल, पूंजी की किताब, और मैं जैसे जैसे नए अध्याय में जाता रहता हूं वैसे वैसे मुझे लगता है यार ये कितना सही व्याख्या कर रहा है, और उससे मालूम था कि आने वाले 150 साल बाद हम क्या करेंगे। जोसेफ स्टिग्लिट्ज मार्क्सिस्ट नहीं है, वो नव उदारवाद के साम्राज्यवाद के बड़े पैरोकार माने जाते हैं, बड़े भाष्यकार माने जाते हैं, शंकराचार्य माने जाते हैं, लेकिन उनके दिल में से भी ये बात निकल कर आई क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के साथ देखा। और चलते चलते उन्होंने एरिक हॉब्सबॉम से ये कहा कि अगर बीमारी वही है जो कार्ल मार्क्स बता के गया है तो दवा भी वही लगेगी जो कार्ल मार्क्स बता के गए हैं, दूसरी दवा लगने वाली नहीं है। ये 2016-15 की बात है, उसके आसपास की बात है। तो मार्क्स ने जो 1867 में किताब लिखी थी पूंजीवाद किस तरीके से काम करेगा, उसका जो विश्लेषण दिया था, वो विश्लेषण पुराना नहीं पड़ा है, वो विश्लेषण सही साबित हुआ है। इसलिए दो पैमानों पर हमने उनको कसकर देखा। एक तो ये कि पूंजी किस तरीके से काम करती है, उसका वास्तविक चरित्र क्या होता है, और दूसरा ये कि पूंजीवाद संकट से बाहर निकल पाता है कि नहीं निकल पाता। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मार्क्स के पहले और किसी ने नहीं कही थी, जो मार्क्सवाद का बुनियादी योगदान है, और वो ये था कि सरकारें और सत्ताएं सबकी नहीं होती।